जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, जब हम यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक जाने माने गजब के इकोनॉमिक्स के फैकल्टी, अब जो गजब के इकोनॉमिक्स के फैकल्टी जब वो पढ़ाने लगते, कंसेप्ट्स बताने लगते, तो उनके बारे में कहा जाता है कि ठीक है, इनको जो समझ लेगा वो यूपीएससी क्रैक कर लेगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स इस तरीके से बताते थे कि पूरी की पूरी यूपीएससी उस एक इकोनॉमिक्स के पेपर में जोड़ देते थे। अब प्रॉब्लम ये आती थी कि अच्छा, खास बात उनकी ये थी कि जो वो पढ़ा के भेजते थे, मजाल है उनके कॉपी से बाहर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ ले, फैक्ट्स भी इस तरीके के और कंसेप्ट्स भी इस तरीके के कि क्वेश्चंस, शब्दों का हेरफेर होता था लेकिन क्वेश्चंस भी वही आते, और जो चीजें उन्होंने 1 या 2 साल पहले पढ़ा रखी होती थी वो पेपर के अंदर रखी हुई मिलती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि वो जब पढ़ाने लगते थे तो वो सीरियस नोट पर पढ़ाते थे, और इस लेवल पर चीजें सीरियस हो जाती थी कि ज्यादातर बच्चे ये कह के निकलते थे, यार बहुत बोरिंग पढ़ाते। लेकिन खास बात ये थी कि उनको बोरिंग पढ़ाते हैं ये कहने वाला एक भी बच्चा अभी तक मुझे नहीं मिला जो सेलेक्ट हो गया। उनसे नहीं पढ़ा और सेलेक्ट हो गया वो एक अलग मैटर है। जो ये कहते थे ना हिंदी मीडियम का कि यार बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, वो आज तक सेलेक्ट नहीं। दूसरा, ऐसा ही बहुत सारे मामले हमारी क्लासेस के अंदर भी आते हैं कि जरा सा सीरियस टॉपिक हो, जरा सा डेंस मतलब डीप एनालिसिस वाला टॉपिक हो, तो समझ में नहीं आता और वो नॉर्मली कहते हैं कि सर नहीं, बोरिंग है। ठीक। अब मैंने एक बार कुछ बच्चों से पूछा वैसे ही कि यार आप ये बार बार एक फैकल्टी को कह रहे हो कि यार वो बोरिंग है बोरिंग है, तो मतलब क्या चाहते हो आप, नाच के दिखाए क्या? तो वो कहते हैं सर जब चीज समझ में ही नहीं आ रही तो नाच के क्या दिखाएं। ठीक। वहीं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि साहब इतना बढ़िया समझ में आता है, यही तो टॉपिक है जो पेपर में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको समझ में ही नहीं आता, यानी कई बार होता है ना, बंदर को अदरक का स्वाद नहीं समझ में आता, उसके लिए तो वो जहर लगता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को घी हजम नहीं होता, बहुत से लोग को वो क्या होता है, वो असलियत में उनकी क्षमता जो है वो उस लेवल की नहीं होती। और देखो, एनालिसिस भी अगर करना होता तो हम यूपीएससी में अपने स्टूडेंट्स को जो एग्जाम दे रहे होते हैं उनको समझा रहे होते हैं कि देखो एनालिसिस में डायमेंशंस ऐसे उठाई जाती हैं, ऐसे उठाई जाती हैं, उसके लिए आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, राहुल गांधी जाते हैं प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, प्रेसिडेंट, आज हमारा बजट सेशन शुरू हुआ, साल का पहला दिन था, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में जब पूछा, और नॉर्मली राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में अपनी सरकार की अचीवमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं कि भाई अगले अभी तक जो हमने अचीव किया वो ये था, और ऑब्जेक्टिव्स जो आगे हैं वो ये है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा सा नया बताने के लिए कुछ होता नहीं। नॉर्मली पिछले साल की अचीवमेंट बतानी है तो वो अचीवमेंट बता दी जाती है, और अगला जो भविष्य होता है या अगले एक साल क्या करना है वो बता दिया जाता है। और नॉर्मली राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का ही एक रिफ्लेक्शन होता है कि जो सरकार चल रही है उसने जो अचीव किया है वो सब। ऐसे में विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर बहुत ही पॉइंट वाइज लिखा जाए, बताया जाए कि देखो इसमें उन्होंने ये कहा, हम इससे एग्री नहीं करते, ये किया, सरकार यहां फेल है, वेस्ट फेल है। ये तो चीज डिस्कस हुई नहीं। लास्ट में गए, पत्रकारों ने पूछा, और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से तीनों माँ बेटे खड़े थे वो बड़ा बोरिंग, वो बड़ा खतरनाक है। तीनों माँ बेटे एक साथ खड़े होकर ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर चमाटा सा मार रहे थे, चपाट मार रहे थे, कनपट्टी के ऊपर जो थप्पड़ मारना कि देखो हम तीनों माँ बेटे हैं और यहां तुम्हारे पूरे इस लोकतंत्र को हमने घर तंत्र बना लिया है, परिवार तंत्र बना लिया है, और अभी थोड़े दिन बाद जीजा जी भी आ जाएंगे तो वो और ज्यादा ऐसा ही करूंगा मैं तो। खैर, उसके बाद राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा लगा, तो बोरिंग। भाई ये कोई क्लब थोड़ना था। और ऊपर से सोनिया गांधी जी से पूछा गया
कि पुअर थिंग। भैया ये है क्या मानसिकता, ये थोड़ी बताइए मुझे। ये समझ में नहीं आई कि बोरिंग और पुअर थिंग से ये बताना क्या चाहते हैं, भारत के लोकतंत्र को संदेश क्या देना चाहते हैं। जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होती थी, जब वो भाषण देती थी राष्ट्रपति का, तो क्या वो 4 जोक सुना के जाती थी? क्या संसद में ठहाके लग रहे होते थे? क्या तालियां बज रही होती थी? क्या नाच गाना हो रहा होता था? क्या हो रहा होता था? क्या उम्मीद करें हम? कैसे राष्ट्रपति का भाषण कैसे होता है? कोई बोरियत महसूस करवाने, वहां से वो लगाने के लिए हमारी राष्ट्रपति भाषण दे रही है, या कोई लाफ्टर चैलेंज का वो प्लेटफॉर्म है जहां पर खड़े होकर वो इस तरीके से बोलेंगी कि हाँ भाई तू मतलब सब ठाके लगा लगा के हंस रहे हैं। या बिल्कुल। देखिए हरिमोहन जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप किससे उम्मीद कर रहे हैं, दरअसल ये सारा कुछ उस पर निर्भर करता है। भैया मैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से उम्मीद कर रहा था, मैं और निराश। ठीक बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन अभी 4 दिन का नाबालिग राजनीतिक बच्चा है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन के खानदान पर जा रहा हूं। मैं एक ऐसे राष्ट्रपति पर जा रहा हूं जो कि न सिर्फ एक सिख थे, एक सरदार थे, बल्कि उसी के साथ साथ एक ऐसे वर्ग से आते थे जिसको इस देश का सो कॉल्ड दबा कुचला वर्ग कहा जाता है। मैं स्वर्गीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की बात कर रहा हूं। उस हाँ, समय उन्हें वो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती थी, उर्दू आती थी बस। उसी समय इसी खानदान की सबसे बड़ी स्ट्रांग लेडी, सो कॉल्ड स्ट्रांग लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो प्रधानमंत्री थी। जरा आपके दर्शकों को याद दिला देता हूं। यानी जैल सिंह ने यह कहा था कि श्रीमती गांधी मेरी मालकिन है, अगर वो कहेंगी तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। ये उन्होंने कब कहा था? ये उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हुए कहा था। इस खानदान को इस देश का राष्ट्रपति भी अगर चाहिए तो अपने कहने पर झाड़ू लगाने वाला चाहिए। इसलिए इस खानदान के सामने इस देश के गणतंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के हाईएस्ट ऑफिस की क्या इज्जत है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये दिखाता है। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि उसने आर के आर नारायणन राष्ट्रपति बनाया, लेकिन आज तक के आर नारायणन को देश का पहला दलित राष्ट्रपति क्यों नहीं कहा? कभी क्लेम क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये सच है कि इस देश को पहला हमारे वंचित शोषित वर्ग से राष्ट्रपति वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देश की पहली आदिवासी मुख्यमंत्री इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आदरणीय मुर्मू जी। ये बताता है कि ये एक कन्वर्टेड क्रिश्चियन को तो राष्ट्रपति बना सकते हैं। मैं नारायणन की बात कर रहा हूं। लेकिन जब कोई कोविंद साहब देश के सबसे बड़े ऑफिस में पहुंचते हैं, भारत के गणतंत्र के प्रथम नागरिक बनते हैं, तो इन्हें फूटी आंख नहीं सोता, क्योंकि ये ईसाई परिवार पोप के निर्देशों पर भारत में चलता है और भारत को चलाते हुए देखना चाहता है। मुर्मू जी के अभिभाषण पर इन्होंने जो कुछ भी कहा, यह साफ बताता है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की उपलब्धियों पर कमेंट नहीं किया है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए हमारे राष्ट्रपति महोदया पर नहीं टिप्पणी की है। ये इनकी नफरत इस देश के शोषित, वंचित, दलित वर्ग के खिलाफ है, जिन्हें ये देखना नहीं चाहते, बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अगर दलित चेतना भी इनके अंदर आती है तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन के रूप में जब कोई हमारा दलित परिवार दिखाई देता है, उसका व्यक्ति कोई नारायणन दिखाई देता है, उसे तो वे राष्ट्रपति बना सकते हैं। ये इनका खानदानी इतिहास है। ये वो लोग हैं जो मनुवाद को तो दिन रात गाली देते हैं, लेकिन स्वयं कितने बड़े नकारात्मक और अभिजात्य वर्गीय हैं, ये दिखाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, जैसा कि आपने अभी बताया कि भाई क्या होता है, सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने लोन और बीमा, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार या केंद्र सरकार ने क्या किया है इसके बारे में बताया। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, इसके बारे में बताया। क्या ये गलत है? क्या इसमें कोई तथ्यात्मक गलती है? कोई तथ्यात्मक इसमें कोई गड़बड़ी है? क्या ये परिवार, इसका खानदान, जिस खानदान के 3 चिराग संसद में पहुंचे हुए हैं, इन्होंने उसमें कोई तथ्यात्मक बात खोजी? कश्मीर में
रेल पुल बनने की अचीवमेंट को उन्होंने बताया। क्या इसमें कुछ गलत है? ये पुअर लेडी किसको कहना चाहती है, ये विदेशी महिला? ये पुअर लेडी इस देश के वंचित, शोषित और हमारे आदिवासी वर्ग से निकल के आई, देश के हाईएस्ट ऑफिस में पहुंची हुई महिला को ये कह रही है पुअर लेडी। हम सबको याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जब कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे, इस महिला के रिमोट थे, निश्चित तौर पर अपने रीढ़ की हड्डी गंवा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब नवाज शरीफ ने उन्हें देहाती औरत कह दिया था, तो ये पूरा देश तन के खड़ा हो गया था। इसे अपने मुंह पे कालिख लगा देनी चाहिए इस खानदान को कि ये आज नरेंद्र मोदी, जिनसे ये हद के दर्जे की नफरत करता है ये परिवार, राजनीतिक विरोध करना किसी का भी अधिकार होता है, किसी भी पार्टी का अधिकार होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी, जिसको इस महिला ने क्या क्या नहीं कहा, इसके लड़के ने क्या क्या नहीं कहा, इसकी बिटिया ने क्या क्या नहीं किया, इसके जितने भी पालतू गुलाम हैं कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम के जितने छोटे बड़े दलाल हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा। लेकिन यही नरेंद्र मोदी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, तो देहाती औरत कहने पर नवाज शरीफ की उन्होंने बखिया उधेड़ दी थी। लेकिन किससे अपेक्षा कर रहे हैं आप? किससे अपेक्षा कर रहे हैं? आपने कहा, उचित कहा, टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आप अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से बात कर रहे थे, उससे अपेक्षा कर रहे थे, उसके परिवार से अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन क्या इसकी पात्रता रखता है? इस देश में चुनाव बड़े-बड़े जीत के चले आते हैं। पंजाब से ही खालिस्तानी चुनाव जीत के चले आए हैं। क्या करिएगा? ये हमारे लोकतंत्र का मॉडल है जिसमें इस तरह के लोग चुनाव जीत के चले आते हैं। अपराधी चुनाव जीत के चले आते हैं। 2 टके की ज्ञान नहीं रखने वाले भी, नैतिकता तो छोड़ दीजिए, वो भी चुनाव लड़के जीत के चले आते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा पैमाना है जिससे हम उनसे किसी सद्चरित्रता की अपेक्षा कर सके। ये बात बड़ी बेईमानी हो जाती है। राहुल गांधी हो, चाहे उनकी मां सोनिया गांधी हो, चाहे उनकी बहन और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी हो, ये भारतीय राजनीति के राजतांत्रिक और राजशाही चरित्र को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आम घर का लड़का, कोई आम घर का बेटा, कोई चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि 10 जनपद खानदान और ये सो कॉल्ड ये सो कॉल्ड गांधी खानदान, इसके यहां अगर कोई चौपाया भी पैदा हो जाए तो वो भी जन्मजात अपने आप को कैबिनेट रैंक का मंत्री समझता है। कोई बालक अगर पैदा हो जाए, कोई बालिका पैदा हो जाए, तो पैदा होते ही वो जन्मना इस देश का अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। यही वजह है कि न सोनिया गांधी इस बात को 2014 से बर्दाश्त कर पा रही है कि वो और उसका खानदान, उसका परिवार अब इस देश का स्वघोषित मालिक नहीं है। न राहुल गांधी ये बर्दाश्त कर पा रहा है कि वो कभी भी इस देश का प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, अपने गलती से वो चुन लिया जाता है, और गलती से चुन लिया जाता है, ये इसमें मैं जनता को दोष नहीं देता हूं कि कौन सी जनता चुन लेती है, लेकिन ये हमारे लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो हमारा मॉडल है, ये उसका दोष हो सकता है, ये उसका गुण भी हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस परिवार से कोई अपेक्षा नहीं। और आपने बहुत अच्छा कहा कि आपको इन तथ्यों पर जाना चाहिए कि राष्ट्रपति ने जब सरकार का पक्ष रखते हुए, उसके कार्यक्रम का पक्ष रखते हुए ये सारी बातें कही, तो उसमें कौन सी तथ्यात्मक बात है? उबाऊ। ये वही लोग हैं जो अभी 4 दिन पहले तक सैफई में लौंडा नाच कराने वाले लोगों को लेकर नरेंद्र मोदी से लड़ने निकले थे। ये वही लोग हैं जो अभी 4 दिन पहले तक शराब घोटाला करके और एक बोतल पर एक बोतल फ्री देके अपनी राजनीति करने वालों को अपने साथ लेके नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने निकले थे। ये वही लोग हैं जो इस देश का पहला घोषित और सजा याफ्ता राजनीति से बाहर फेंक दिया गया संविधान के कानूनी रूप से लालू यादव और उनके खानदान के साथ नरेंद्र मोदी को हराने निकले थे। ये वही परिवार है जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और तमाम ऐसी जहरीली बातें बोलने वालों के साथ नरेंद्र मोदी के सामने उनको हराने निकले थे। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार से विहीन लोग हैं। ये निश्चित रूप से इनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उसी के साथ इनका फ्रस्ट्रेशन है क्यों इस बजट सत्र के पहले भाषण?
उसका कारण जानते हैं आप? इस देश का सबसे बड़ा लैंड जिहादी वक्फ संशोधन एक्ट जेपीसी में पास हो चुका है। जेपीसी, बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादियों को भी चिंता थी कि लीजिए साहब, नरेंद्र मोदी जी कमजोर पड़ गए, 240 सीट का कमाल देखिए, नरेंद्र मोदी जी कमजोर पड़ गए, वक्फ वाला बिल जेपीसी में चला गया। अरे साहब, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हमेशा संसद का एक छोटा स्वरूप होती है, एक छोटा मॉडल होती है। अगर जेपीसी में कोई बिल पास हो गया है, इसीलिए भेजा जाता है कि संसद के अब दोनों सत्रों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं आए। अब किसी को नैतिक अधिकार नहीं है। राजनीति करना ठीक है, डीएमके ने बोला है कि इसको रोक दिया जाए। बोलने को तो राम मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा भी कपिल सिब्बल के जरिए कांग्रेस ने कोर्ट में कहलवाई थी कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी रोक दिया जाए चुनाव की वजह से। डीएमके ने भी ये कहा है कि इस बजट सत्र में रोक दिया जाए। दरअसल इस खानदान की परेशानी ये है कि लैंड जिहादी वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट इसी बजट सत्र में लाने को तत्पर होगी सरकार, और सरकार लेके आएगी। इसलिए हरिमोहन जी, इस खानदान से जिसने इस देश के न नागरिकों का कभी सम्मान किया, न इस देश के जनतंत्र का कभी सम्मान किया, यहां राहुल गांधी ने जो बोरिंग और बेतुका बताया है, सोनिया गांधी ने जो पुअर लेडी कहा है आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को, यह कांग्रेस के खानदान, शीर्ष खानदान और कांग्रेस के मालिकों ने देश के वंचित शोषित आदिवासी वर्ग के मुंह पर कालिख लगाने का असफल प्रयास किया है, उन्हें बेइज्जत करने का प्रयास किया है। ये सबसे बड़ा घिनौना आरोप है। आप नरेंद्र मोदी की बुराई करो, आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई करो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप एक वंचित शोषित वर्ग से महिला जो देश के हाईएस्ट ऑफिस में पहुंची है, आप उसे पुअर लेडी बता रही हो। यू आर अ सिक लेडी, और ये पूरा खानदान बीमार खानदान है। जी बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी राम राम बाबा जी। राम राम जी, राम राम। चर्चा का विषय है बिल्कुल साधारण। आज राष्ट्रपति जी महोदया का अभिभाषण हुआ। उस अभिभाषण में राहुल गांधी से जब पत्रकारों ने पूछा कि अभिभाषण कैसा था, तो राहुल गांधी का कहना था बोरिंग। और सोनिया माता ने, कांग्रेसियों की मेरी तुलना है, सोनिया गांधी ने ये कहा कि पुअर लेडी या पुअर थिंग। अब इन दो शब्दों ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया। अब आप इस मामले में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या वहां किसी नाच गाने का आयोजन किया जाता? क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो बड़ा सीरियस नोट पर, बहुत ही तरीके के साथ होता है। कोई हंसी मजाक जोक वगैरह कुछ होते नहीं है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां एक भाषण हो रहा और बोरिंग हुआ। नाच गाने का प्रोग्राम शुरू करवा दिया जाए संसद में ताकि बोरिंग ना लगे। नहीं सर, नाच गाना भी बड़ा सम्मानित प्रोफेशन है सर। इस पृथ्वी का सबसे पुराना प्रोफेशन है। बहुत से लोगों के चूल्हे जलते हैं सर इस प्रोफेशन से। 80 के दशक में फिल्म आई थी सर, उत्सव। देखी है आपने? अवनीश जी, आपने भी देखी है? उसमें महर्षि व्यात्स्यायन के काल की वो कथा है। और महर्षि मन क्यों बहका करवा रहे हैं बाबा जी उत्सव का उदाहरण? गांव के महर्षि व्यात्स्यायन जब कामसूत्र लिख रहे थे तो उसकी रिसर्च के लिए गणिकाओं के मोहल्ले में, उनकी सोसाइटी में अध्ययन करते थे पूरे समाज के जो बिहेवियरल पैटर्न्स है उनका। तो सर जो गणिकाओं के पुत्र होते हैं ना, वो उनका दोष नहीं होता सर। वो बेचारे सर वो उसी माहौल में पलते हैं जहां अपने इर्द गिर्द सिर्फ मौज मेला, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, घुंघरू छनक रहे हैं, गजलें गाई जा रही हैं, सारंगियां बज रही हैं, कोई वहां तेल फुलेल लेके बैठा है, कोई वहां गजरा लेके
बैठा है, तांगे इक्के आ रहे हैं, हंसी ठिठोली हो रही है। सर बड़ा बहुत रंगीन माहौल होता है सर। तो सर गणिका के पुत्र को या गणिका को आप किसी गंभीर सभा में, जहां राष्ट्र पे चिंतन हो रहा हो, गणिका और गणिका के पुत्र को यदि आप बैठा देंगे, मैं किसी पर मैं एक बात कह रहा हूं, इट इज जस्ट एन एनालॉजी, तो सर गणिका भी बोर हो जाएगी और गणिका का पुत्र भी बोर हो जाएगा। और फिर अगर वह कह दे कि I did not enjoy, I was expecting something better, it could have been more entertaining, it was boring, सर गलती हमारी है। आप गणिकाओं को और गणिकाओं के पुत्रों को अगर अब यहां पे जहां देश धर्म आध्यात्म है, जहां पे 140 करोड़ लोगों का भविष्य बनाने का चिंतन हो रहा है, वहां पे अगर गणिकाओं को और गणिकाओं के पुत्रों को आप स्थान देंगे तो सर उनसे फिर एक तो गलती भी हमारी और दोष भी। इट इज आवर रॉन्ग चॉइस सर। हु चोज राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी? वी हैड ऑप्शंस, इसके बावजूद हमने ऐसे लोगों को चुना। तो ऐसे लोगों को चुना है सर, तो फिर ऐसे लोग ऐसे ही जवाब देंगे। ठीक है, मैं वो बिल्कुल इससे बेहतर रिस्पॉन्स की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। हाँ, यदि सैफई वाला महोत्सव हो रहा होता, बॉलीवुड की नचनिया बॉलीवुड के भांड नाच रहे होते, तो निश्चित रूप से इस पूरी मंडली को बहुत आनंद आता, तब बिल्कुल बोरिंग नहीं कहते सर। बिल्कुल, ये मैं इस पे बिल्कुल भी आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी। अगर कुछ लोगों को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग लगा, या महामहिम राष्ट्रपति एक पुअर लेडी लगी, सर गोरे लोगों को काले सांवले लोग पुअर लगते हैं सर, ये सही बात है। वी आर ऑब्सेस्ड विद द फेयर स्किन। इसमें सोनिया जी ने बड़ी स्वाभाविक बात की है। हिंदुस्तान वो मुल्क है, हमें सर मेहनत कश लोगों से बू आती है। आपको मालूम है, मैं यहां पंजाब में रहता हूं, जिस ट्रेन में मेहनत कश मजदूर वर्ग ट्रेवल करता है उसे भाइयों की गाड़ी कहा जाता है, और संभ्रांत वर्ग उस गाड़ी में ट्रेवल करना पसंद नहीं करता। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं। 80 के दशक में अमृतसर से दिल्ली के बीच में एक बहुत ही शानदार गाड़ी चला करती थी, बहुत ही साफ सुथरी, मतलब इट वाज रियली मतलब एलीट क्लास की गाड़ी हुआ करती थी। हालांकि उसमें जनरल डिब्बे होते थे, एक आध दो एसी चला करते थे, उसका नाम था फ्लाइंग मैन। फिर 90 के आसपास जब लालू जैसे लोग बिहार से अचानक रेल मंत्री होने लग गए, बहुत सारे लोग, तो उस ट्रेन को सर बढ़ा के बिहार तक कर दिया गया। तो एक तो वो बिहार से आने जाने लगी, इसलिए अक्सर लेट होने लगी, तो पंजाबियों ने उस ट्रेन का और तब तक पंजाब से दिल्ली आने के लिए शान पंजाब जैसी थोड़ी बेहतर गाड़ियां चालू हो गई। सर पंजाबियों ने फ्लाइंग मेल को त्याग ही दिया और उसका नाम रख दिया भैयों की गाड़ी। और सर वाकई मैं एक बात बताऊं आपको, जहां मेहनत कश लोग बैठते हैं सर, वहां उनके शरीर से पसीने की बू आती है। और सर करीब 1.5 लाख रुपए का सेंट लगाने वालों को, कौन कौन से गुची और पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां, कार्टियर, ऐसे कुछ बड़े मशहूर ब्रांड्स होते हैं सर,
और बड़े ये संभ्रांत वर्ग है सर, ये बड़े गर्व से पूछता है, विच सेंट डू यू वियर? ये लोग महक पहनते हैं सर। तो ऐसे लोगों को सर, मेहनत कश लोगों से बू आएगी। वो राजा लोग हैं सर ये। और इनको सर आदत है, नर्तकियां जब नाचती हैं तो जो नवाब साहब लोग होते हैं वो गले में और इत्र और वो सब लगा के, कान में इत्र का फाहा और वहां कलाई में रात की रानी वगैरह लगा के, मैं वैसे बैठ के दिखाऊं, आप लोग दर्शक देखना आज्ञा दे तो मैं मसनद उसन लगा के, आप एक गाना लगाइए और मैं बताता हूं कि कैसे लोग बैठते हैं। और जहां नाच रास रंग चल रहा होता है वहां तो वाकई खुशबू आती है और सुंदर सुंदर लोग होते हैं वहां। तो राष्ट्रपति जी उस इलीटिस्ट मानसिकता में फिट नहीं होती। वो वाकई लगती है सर, वो गरीब देश की गरीब राष्ट्रपति देखने में लगती हैं इनको, अंग्रेजों को। सर ये गोरे लोग हैं सर। तो मैं बिल्कुल भी सर, मैं इससे बेहतर रिस्पांस अगर इससे बेहतर आता तो मुझे आश्चर्य होता कि मैंने कहा यार माकड़े ये क्या हो रही है भाई, ये तो माहौल फिलोसफाना हो गया भाई। ठीक है सर, बिल्कुल इस परिवार से इससे बेहतर टिप्पणी की उम्मीद मत कीजिए। गणिकाओं और गणिकाओं के पुत्रों को संसद में बैठाते हो और आपको सुनने हैं उनके मुंह से वेद मंत्र। जी अवनीश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क में गलती हमारी है। गलती बिल्कुल है। मैं तो बाबा जी ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, हरिमोहन जी मैंने तो आपको तुरंत टोका कि आप किससे अपेक्षा कर रहे हैं, किन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं। आपने अचानक तुनक के कह दिया कि नहीं साहब हम तो अपने देश अपनी संसद के लीडर ऑफ ऑपोजिशन से अपेक्षा कर रहे हैं। यार मैं ये उसके पात्र नहीं हैं, ये उसके पात्र नहीं हैं। बाबा जी ने तो उसको बिल्कुल प्रो मैक्स एक्सटेंशन दे दिया। जो बात मैंने कही बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। ये वो लोग हैं जो जब जाते हैं तो वो जिस अवधि तहजीब की मैं बात करता हूं, पहले आप ये बिल्कुल ये उस तरह के लोग हैं साहब। ये बग्गियों में बैठ के ऊपर जाते हैं, रकाशाओं के पास जाते हैं, वही बिल्कुल साहब, ये उस तरह के लोग हैं। इनसे अपेक्षा मत कीजिए। इन्हें कैसे बर्दाश्त होगा कि शोषित वंचित वर्ग की कोई श्रेष्ठ विदुषी महिला इस देश के हाईएस्ट ऑफिस में पहुंच गई है? ये बर्दाश्त होगा? जिनके घर का कुत्ता भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता हो, ये परंपरा है, इन्हें बर्दाश्त होगा? जिनके घर कोई काना कुबड़ा बच्चा पैदा हो जाए तो वो बॉर्न प्राइम मिनिस्टर है, उनको बर्दाश्त होगा? क्या बात कर रहे हैं साहब। इनको न रामनाथ कोविंद साहब बर्दाश्त हुए, इनको न एपीजे अब्दुल कलाम साहब बर्दाश्त हुए। उनको नेशनलिस्ट मुसलमान नहीं चाहिए साहब, इनको हामिद अंसारी चाहिए। ये वही सोनिया गांधी है जिसने अपना पूरा प्रयास किया कि हामिद अंसारी इस देश का राष्ट्रपति बन जाए। इसे हामिद अंसारी जैसा राष्ट्रपति चाहिए इस परिवार को, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं चाहिए। इन्हें द्रौपदी मुर्मू जैसी विदुषी महिला जो कि एक आदिवासी वर्ग से आती है नहीं चाहिए। ये राजघराना है साहब। और मुझे शर्म आती है कि अभी भी न जाने वो कौन से गुलाम इन्हें वोट देते हैं। बाबा जी ने बिल्कुल सही कहा, मैंने उसको थोड़ा सा बदल के कहा कि ये कैसे चुन के आ जाते हैं, ये हमारे डेमोक्रेटिक मॉडल का अपना तरीका है। बाबा जी ने उसको और खुल के कहा कि गलती हम ही करते हैं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि साहब इसने क्या कह दिया। ये यही कहेगा भाई, ये यही कहेगा, ये खानदान यही कहेगा। अब ये तो देखना है इस देश के तमाम स्वघोषित जो हमारे विद्वान हैं, जो पीडीए का मुलम्मा लेके कभी घूमते हैं, कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुलम्मा लिए घूमते हैं। यही लौंडा जो लाल किताब चूरन की लेके घूम रहा था संविधान की बाबा साहब वाले,
वो एक आदिवासी महिला जो कि हाईएस्ट ऑफिस में, उनके साथ क्या कर रहा है? पुअर लेडी लग रही है इस महिला को, थकाऊ और बोरिंग लग रहा है इस महिला को। सुट्टा नहीं मारा होगा, आनंद नहीं आया, इससे अपेक्षा गलत है। बाबा जी कंक्लूडिंग, वैसे तो आपने बहुत ही बढ़िया बता दिया, लेकिन आपके हिसाब से कोई अंतिम टिप्पणी? सर ये आपको याद है प्रतिभा पाटिल हुआ करती थी, हाँ, वो सोनिया गांधी को की बड़ी फेवरेट डिशेस बना के उनको खिलाया करती थी। उनकी एक ही क्वालिफिकेशन थी, आपको पता है, एक बार अपने एक हज्जाम को लालू ने मंत्री बना या शायद विधायक बना दिया था। विधायक बनाया था, विधायक बनाया था। तो सर इनका अब जनप्रतिनिधि बनाने का या राष्ट्र का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति चुनने का जो क्राइटेरिया है वो यही सब अलग है। रहा है। अरे बाबा जी, आप नहीं आए थे तो मैंने ज्ञानी जैल सिंह का उदाहरण दिया था। ये वही ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहते हुए कहते, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी मालिक हैं, अगर वो कहेंगी तो मैं झाड़ू लगाऊंगा। इन्हें ऐसे राष्ट्रपति चाहिए भाई। बिल्कुल, इनको वही राष्ट्रपति चाहिए। और इनको देखिए, सीधी सी बात है, वो एक गणिका की अदाओं पे एक राजा साहब फिदा हो गए। तो एक दिन अंतरंग पलों में उन्होंने पूछा कि जो आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। तो उसने बोला पक्का मुकर तो नहीं जाओगे? बोला नहीं, मुकर नहीं जाएंगे। तो बोले मुझे अपना सिंहासन दे दो। बोला अरे मैं राजा हूं, मैं तुमको अपना सिंहासन कैसे दे सकता? बोला नहीं, तुम अपने लिए दूसरा बनवा लेना, ये वाला मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला नहीं, वो सिंहासन तभी तक है जब तक मैं उस पर बैठता हूं, जिस दिन मैं उस पर बैठना बंद कर दूंगा वो सिंहासन नहीं रहेगा। बोला नहीं, मुझे सिंहासन नहीं, मुझे वही आसन चाहिए जिस पे तुम बैठते हो। तो उसने बोला तुम क्या करोगी उसका? तो बोले मैं उस पर टट्टी करूंगी। सर सोनिया गांधी या वो जो राजा से सिंहासन मांग रही थी, अगर उनको मिल भी जाएगा ना तो भी उस पे वो यही करेंगी। They can never value इतना बड़ा पद और इतनी बड़ी उस पद की गरिमा। सर इसको क्या जाने गणिका? उसके लिए उस सिंहासन और कमोड में कोई अंतर ही नहीं है। तो सर बात यह है कि हम हिंदुस्तानियों को इससे सबक सीखना पड़ेगा। लोग हमारे देश में बड़ी परंपरा रही है कि बहू लाते हैं तो पता नहीं कै पुष्ट उसका इतिहास भूगोल चेक किया जाता है। सर गलतियां हमारी हैं, और जब सर ऐसे ऐसे लोग हम चुन के लेके आएंगे तब तो सर सिंहासन पे यही सब करेंगे जो कर रही हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। जय श्री राम। आप दोनों ने इम्पोर्टेंट टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी प्रारब्ध से, बाबा रामदास जी बाबा की खरी खोटी से, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार। रिक्वेस्ट प्रारब्ध और अवनीश जी का चैनल प्रारब्ध और बाबा रामदास जी का चैनल बाबा की खरी खोटी, और हमारे चैनल ज्योतिर्मय ग्लोबल और कर्मण्य, तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार।